हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सबकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है? मैं फालतू में पढ़ा रही हूँ। आप लोगों का रेस्पॉन्स बायोलॉजी के लेक्चर पे तो बहुत अच्छा आता है। कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, वीडियो पर लाइक भी आते हैं, वीडियो की व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं। केमिस्ट्री वालों, नहीं पढ़नी क्या केमिस्ट्री? अगर नहीं पढ़नी तो आप कमेंट में बोल देना कि मैम रहने दो, हम खुद पढ़ लेंगे, ठीक है? अगर आप बोल दोगे तो मेरी मेहनत भी बच जाएगी, फिर मैं क्यों पढ़ाऊँ जब आपको पढ़ना ही नहीं है तो चलो, ये तो हो गई हंसी मजाक की बात। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की तो सोचा आप लोगों के साथ बता दूं। तो केमिस्ट्री वालों, कहाँ हो? केमिस्ट्री पढ़नी है तो उठो, जागो, वीडियो को लाइक करो, है ना? और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो, आज का टॉपिक देख लेते हैं, एल्काइन। एल्काइन टॉपिक के बाद में आपका एक टॉपिक और बचेगा हाइड्रोकार्बन में, और वो बचेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ओके? तो एल्काइन की बात कर रहे हैं अपन। एल्काइन में कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित होता है, ठीक है? एल्काइन के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। और हाँ, आज मैंने एल्काइन के अंदर कुछ कुछ पोर्शन एनसीईआरटी बुक से भी उठाए, क्योंकि वो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप लोग बताना ज़रूर कि इसके अंदर एनसीईआरटी का तड़का कैसा लगा आपको, ओके? तो एल्काइन में कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित होता है, ओके? इसको रेड कर लेते हैं। एल्काइनों का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n-2 होता है। सामान्य सूत्र तो जरूर पता रखा करो। एसिटिलीनिक कार्बन परमाणु sp संकरण द्वारा बनता है। अगर आपने एसिटिलीन देखा है, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसके अंदर जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। इस प्रकार एसिटिलीन में एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, आपको पता है इसमें एक सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड है। तो इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 पाई बॉन्ड हो गए, और 2 CH के साथ में कौन सा बॉन्ड बना रखा है? सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। एसिटिलीन में CH बंध लंबाई एसिटिलीन में CH बंध लंबाई जो है वो 1.08 एंगस्ट्रॉम होती है। क्यों होती है? क्योंकि एसिटिल अणु जो है वो रेखीय है ना? और अतः इसमें SCC बंध कोण 180 डिग्री होता है। आपको भी पता है, कोई भी अगर रेखीय स्ट्रक्चर है तो किस तरह की होती है? तो देखो, जो रेखीय स्ट्रक्चर होती है ना, वो कुछ इस तरह की होती है, राइट? और इनके बीच में ये कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का। इसीलिए बोला गया है कि एसिटिलीन अणु जो होता है वो रेखीय होता है, तथा इनके बीच में जो बंध कोण है वो 180 डिग्री होता है। अब आपको एक मतलब इनका ये ऑर्बिटल्स वाला डायग्राम देके समझाया हुआ है कि किसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो आपसे सब पूछा जा सकता है कि एसिटिलीन में जो कार्बन कार्बन के मध्य सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? तो ध्यान रखना, sp ऑर्बिटल। यहाँ पे इस कार्बन का भी sp ऑर्बिटल और इस कार्बन का भी sp ऑर्बिटल, ओके? इसके अलावा आपसे कोई पूछ ले हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसमें कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन का तो s ऑर्बिटल है, तथा ये जो कार्बन है उसका sp ऑर्बिटल है। sp और s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है, और इनकी ओवरलैपिंग से ही ये सिग्मा बॉन्ड बना है, ओके? और ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, ये पाई बॉन्ड बना है px और py की ओवरलैपिंग से। एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि ये जैसे कि ये px है ना? ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे अगर px ऐसे होंगे ऑर्बिटल्स, तो py ऐसे होंगे। बात ये है कि ये दोनों, और मतलब px और py एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, ओके? एल्काइन की कक्षीय अतिव्यापन संरचना हम लोग देख चुके हैं। अब देखो त्रिआबंध की संरचना। ये वाला पेपर आपको कलरफुल है, पहलता ही चल रहा होगा। ये वाला पेपर उठाया गया है एनसीईआरटी से। तो त्रिआबंध की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो एथाइन एल्काइन श्रेणी का सरलतम अणु है, क्योंकि एथाइन से छोटा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैथाइन के अंदर तो एक ही कार्बन होगा, तो एक कार्बन का कुछ बनना नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा तब तक काई का मैथाइन, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एथाइन से ही शुरुआत होती है, जैसे एथीन से हुई थी। क्योंकि इनमें क्या है ना, 2 बॉन्ड बनाने या 3 बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो आपके पास होने ही चाहिए। तो एथाइन एल्काइन श्रेणी का सरलतम अणु है। एथाइन की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एथाइन के प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ 2 sp संकृत कक्षकों के समअक्षीय अतिव्यापन से कार्बन कार्बन सिग्मा आबंध बनता है। ये मैंने आपको बता दिया था अभी ऊपर वाले डायग्राम में। प्रत्येक कार्बन परमाणु का शेष sp संकृत कक्षक, मतलब कार्बन के एक एक कक्षक ने तो sp ने मिलकर ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और दूसरे sp ने इसके साथ में s के साथ ओवरलैपिंग करके, मतलब s ऑर्बिटल के साथ में जो हाइड्रोजन का है सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है? तो यही चीज़ बता रहे कि उसके बाद में पाई बॉन्ड देख लो, 2px के बीच में बना है, ये एक ही पाई बॉन्ड है, और 2py के बीच में बना है, ठीक है?
ये आपको यहाँ पे भी ये 90 डिग्री पर ही है px और py ऑर्बिटल। आपको ये अच्छे से दिखे इसी वजह से ऐसा बनाया हुआ है, बाकी आपको दिख ही रहा होगा जो px थे उन्हीं को थोड़ा सा ऐसे घुमा के बना दिया गया है, ठीक है। और इनके बीच में आबंध कोण तो मैंने आपको बता ही दिया था ना कि रेखीय स्ट्रक्चर होता है तो 180 डिग्री होता है। आगे देखते हैं। देखो बनाने की विधियाँ, एल्काइन के अंदर बनाने की विधियाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए एल्काइन आप किस किस से बना सकते हो। अगर आपको ये कंटेंट कम लग रहा हो ना, तो देखो सीधी सी बात ये है कि इसमें कोई कमी नहीं है। पहली बात तो ये, अगर आप कोई गाइड भी देखोगे तो उसमें भी इतना ही टॉपिक दे रखा है। और सिलेबस देखना ना सबसे पहले तो आप, गाइड तो गई बाहर में, पर सिलेबस तो देख सकते हो। तो सिलेबस में देखना आपको एल्काइन के अंदर ओनली उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ओनली उसकी विच्छेदन की विधियाँ और रासायनिक और भौतिक गुण ही पढ़ने, और मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ। और कुछ कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं एनसीईआरटी से भी पिक्चर्स डाल रही हूँ आजकल। तो धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ कि और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाए, है ना। तो आगे देखते हैं, जैसे जैसे वीडियोस आएंगे और सुधार होते रहेंगे, बाकी आप पढ़ते रहो, है ना। तो देखो आपका काम तो वैसे भी ओनली पढ़ने का होना चाहिए इस टाइम पे। तो बनाने की विधियों में जो द्वितीय समूह के, ये द्वितीय समूह से भी बात हो रही है पीरियोडिक टेबल से, जिसमें कैल्शियम बेरियम वगैरह आते हैं। तो द्वितीय समूह के तत्वों के धातु कार्बाइड की क्रिया जल के साथ कराने पर एल्काइन बनता है, ठीक है। ये धातु कार्बाइड हो गया, कैल्शियम कार्बाइड, बेरियम कार्बाइड, इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन करवाई तो ये देखो एथाइन मिल गया। ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे है, ओके। और क्या बना साथ में, धातु हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे मेटल कौन सी हो सकती है, कैल्शियम हो सकती है, बेरियम हो सकती है। यहाँ पे आपको कोई पूछ ले इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो +2 है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि OH पर 1 माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे 2 OH है, ठीक है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो 1 मिनट देख लो, 1 मिनट लगेगी। देखो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है ना उसको X मान लिया जाता है, तो यहाँ पे अपन मेटल को X मान लेते हैं तथा जिस पे जितना चार्ज होता है उसको लिख देते हैं। तो OH पे आपको पता है -1 चार्ज है, तो -1 का अपन -1 × 2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 OH है तो -2 हो गया। तो अब ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो यहाँ से इस तरह से निकाल के आई कि ये जो M है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, ठीक है। आपने कोऑर्डिनेशन वगैरह पढ़ा होगा तब तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत अच्छे से आता होगा। टेट्राहेलाइड की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराने पर भी एल्काइन बनता है। ये टेट्राहेलाइड दे रखा है आपको क्योंकि इसके अंदर देखो 4 X लगे हुए हैं, और आपको पता होगा ये हैलाइड है और 4 लगे हुए हैं इसीलिए टेट्राहेलाइड, है ना। और टेट्राहेलाइड की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराने पर एल्काइन बनती है। जिंक चूर्ण, ओके, क्या बनता है, एल्काइन बनती है। ट्राईहेलाइड की क्रिया Ag से कराने पर एसिटिलीन प्राप्त होता है। एसिटिलीन, इसी एथाइन का ही दूसरा नाम एसिटिलीन है, ओके। तो अगर ट्राईहेलाइड दे रखे हैं आपको और आपको Ag दे रखा है ना रिएक्शन के लिए, तो आपको पता होना चाहिए उसमें एथाइन बनता है। ये वाली रिएक्शन तो आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें वैसे थोड़ा आप आइडिया भी लगा सकते हो। देखो मेटल को प्लस चार्ज रखना पसंद होता है और X पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वगैरह। तो यहाँ से ये AgX निकाल लेंगे। तो देखो 6 Ag क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 3 X है, हमें 3 X को बाहर करना है, तो हमें 6 Ag लेने पड़े। 6 Ag इस वजह से लेने पड़े क्योंकि 3 X यहाँ पे और 3 X यहाँ पे है, ये थोड़ा आप देख लेना। तो हो गए ना 6 X, तो इसी वजह से 6 AgX लिया कि भाई तुम लोग इधर से हट जाओ और ये जो CH बचा है और ये CH बचा है इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। इस विधि द्वारा उच्च एल्काइन एसिटिलीन से बनाई जाती है। अब देखो ये वाली विधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है उच्च एल्काइन बनाई जाती है किससे, एसिटिलीन से। एसिटिलीन तो ये हो गया, आपको बता दिया मैंने, है ना। अब उच्च एल्काइन से क्या मतलब है, इससे प्रोपाइन बनी है। जैसे ये एथाइन था, है ना, एथाइन से क्या बन गया, प्रोपाइन बन गया। और आपको पता होगा एथाइन में तो 2 ही कार्बन है, पता ना भी हो तो भी दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 कार्बन है, और प्रोपाइन में कितने हैं, 3 कार्बन है। तो मैंने आपको ये चीज़ एल्किन में भी क्लियर की थी कि अगर कहीं लिखा हुआ है उच्चतर एल्किन, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट के अंदर हमने ऐसा सब्स्टिट्यूट लिया था जिसके अंदर ओनली 2 कार्बन थे, और उच्चतर लिखा हुआ है इसका मतलब एल्किन ऐसी मिली जिसमें 3 कार्बन थे। और अगर निम्नतर एल्किन लिखा हुआ हो तो मान लो 3 एल्किन मतलब 3 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट हमने यूज़ में लिया था, मतलब एज ए रिएक्टेंट, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिला है, हमें 2 कार्बन वाली एल्किन मिली है।
समझ में आ रही है आपको बात? मतलब उच्चतर मतलब एक कार्बन एक्स्ट्रा वाले, निम्नतर एक कार्बन कम वाले। ओके, तो ये वाला इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाती है क्योंकि इसमें उच्चतर एल्कीन मिलती है। तो जब अपन लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Na सोडियम के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल देता है, तो -12H2। क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन केस तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है ना, 2 अणु चाहिए, 2 परमाणु चाहिए, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम एक सेकेंड होने चाहिए, पर यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन का एटम निकाला है क्योंकि एक ही सोडियम लिया है हमने, तो इसी वजह से CH ट्रिपल बॉन्ड CNA बन गया है ना। उसके बाद में इसकी रिएक्शन BrCH3 से करवाते हैं ना, तो NaBr बाहर निकल जाता है और ये CH3 जो है वो इस यहाँ पे आके जुड़ जाता है, तो अपन को प्रोपाइन मिलता है। ओके, तो अभी हमने एथाइन से प्रोपाइन बनाया था, अब हम एथाइन से ब्यूटोआइन बनाने वाले हैं। देखो अभी हमने एक कार्बन ज़्यादा वाली एल्काइन बनाई थी है ना, अब हम 2 कार्बन वाली बना रहे हैं, तो हमें 2 सोडियम चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि हम ये वाला H भी हटा दें और ये वाला H भी हटा दें। देखो अब ये H हट क्यों रहा है पता है आपको? क्योंकि इसकी जो नेचर है ना वो एसिडिक है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, तो ध्यान रखना sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उसके बाद में sp2 कार्बन की, और उसके बाद में sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। तो आपको बताया मैंने sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो CH पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये हल्का सा मतलब फटाक से निकल जाएगा बाहर की तरफ। समझ में आई बात? केमिस्ट्री में कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं होता है, सब कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है और उन्हीं की मर्जी चलती है। ओके, अरे यार पता नहीं क्यों इससे डिलीट ही नहीं होता मेरे से। चलो आज ट्राई करके दिखूंगी कैसे होता है ना। तो इसके अंदर बता दिया मैंने आपको कि ये H क्यों रिमूव हो रहा है, आपको पता होना चाहिए इसके पीछे की छुपी हुई केमिस्ट्री, है ना। और ये तो कोई आपको टीचर समझा सकते हैं या आपको आता है पहले से, आपने कहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपन लोग क्या है रटने पे फोकस करते हैं कि यार ये H गया, ये H गया, 2 Na ये बन गया, है ना। ऐसे नहीं होता है, हर एक चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट है। और हाँ, और जहाँ कॉन्सेप्ट नहीं लगता वो अपवाद है ना। और केमिस्ट्री में तो भरपूर है। अब देखो हम लोग ये भी एनसीईआरटी से ही लिया हुआ पेपर है। एल्काइन का अब मैंने इन जनरल फॉर्मूला आपको बताया था, CnH2n-2 होता है, तो n का मान 2 लिया तो C2H4, है ना, n का मान 3 लिया तो C3H4, n का मान 4 लिया तो C4H6 और C4H6। ठीक है, अब देखो संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र की बात करते हैं, तो ये देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन हो गया, ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH मैथिल एसिटिलीन हो गया, और ये CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH एथिल एसिटिलीन हो गया, और CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 डाई मैथिल एसिटिलीन हो गया। यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे डाई मैथिल आया है, यहाँ पे एथिल लगा हुआ है इसलिए एथिल आया है, यहाँ पे मैथिल लगा हुआ है इसलिए मैथिल आया है। ओके, आपको ये सामान्य नाम बोलना आना, मतलब सामान्य नाम देना आ गया होगा कि एसिटिलीन, मैथिल एसिटिलीन, मैथिल एसिटिलीन और एथिल एसिटिलीन नाम कैसे पढ़े। ओके, अब आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं, तो आईयूपीएसी नाम के अंदर आपको पता है एसिटिलीन को क्या बोला जाता है, एथाइन बोला जाता है। आइन जो है अनुलग्न के रूप में लगता है, तो एथाइन हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है इसके लिए एथ आया और लास्ट में आइन जोड़ के एथाइन बन गया। ऐसे यहाँ पे 3 कार्बन है उसके लिए प्रोप आया और आइन जोड़ के प्रोपाइन हो गया, है ना। जैसे 4 कार्बन है तो ब्यूट आया, उसके बाद में आइन जोड़ दिया। अब देखो ये 1 और 2 क्या दिखा रहे हैं, ये बॉन्ड की मतलब बॉन्ड की स्थिति बता रहे हैं कि कहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे 1 इस कार्बन को, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो 1 कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 1 आया, बट यहाँ पे नीचे वाले के अंदर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ब्यूटोआइन आया। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। और अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन देखिए कि ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन कौन किस तरह के समावेवी है, तो ध्यान रखना ये स्थिति समावेवी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, ओनली स्थिति में। किसकी स्थिति में? ट्रिपल बॉन्ड की में। और आपको अगर ऑर्गेनिक से डर लगता है, समझ नहीं आती,
तो एक काम करना, लेक्चर 1 से ही देखना। कहने का मतलब इससे पहले मैंने कार्बनिक यौगिक के बारे में बताया था आपको, उसमें इफेक्ट वगैरह भी पढ़ाए हैं, मतलब जीओसी के नाम से डाली हुई है 3 लेक्चर, वो 3 लेक्चर देखना। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन के ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड है, वो देखना। उसके बाद में ही ये देखना। अगर कोई ये वाली अभी देख भी रहा है और मैंने बोला है उसके बाद में आपको पता चला कि अच्छा वो भी देखनी थी, तो कोई बात नहीं, अब देख लेना। पढ़ना आप ही को है ना, और वीडियोस कहीं नहीं जाने वाली, इसी चैनल पे रहने वाली है। एग्जाम तक आप कितनी भी बार देख सकते हो। अब देखो भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं ना एल्काइन के। एल्काइन के भौतिक गुणधर्म में सभी एल्काइन जो है वो गंधहीन होती है। ये इन जनरल बात कर रहे हैं कि जो एल्काइन होते हैं उनके अंदर स्मेल नहीं होती है, वो गंधहीन होती है। बट जो एसिटिलीन होता है ना, उसकी गंध लहसुन जैसी होती है। लहसुन तो किचन में हर कोई देखा हो, हर किसी ने देखा होगा ना। तो जो लहसुन की स्मेल होती है, अगर नहीं पता तो आज ही स्मेल करके आ रहा है कि मम्मा लहसुन दे दो थोड़ा सा, मुझे स्मेल करके पता करना है कि एसिटिलीन की स्मेल भी ऐसी ही होती है ना। तो लहसुन जैसी होती है क्योंकि इसमें फॉस्फीन की अशुद्धि होती है। अब देखो आपको बोल दिया कि एल्काइन जो है वो गंधहीन होते हैं, बट एसिटिलीन में गंध होती है। किसकी वजह से? क्योंकि एसिटिलीन में इम्प्योरिटी पाई जाती है, इसके अंदर थोड़ी बहुत फॉस्फीन मिलती है, इसी वजह से इसमें स्मेल आती है। एल्काइन का जो गलनांक एवं कवथनांक है ना, वो संगत अणुभार वाले एल्केन एवं एल्किन से अधिक होता है। देखो संगत अणुभार वाले एल्केन एल्किन से मतलब ये है, मान लो आपको एथीन दे रखा है ना, ये एथीन है, ध्यान रखना, एथीन CH2 ओके, और आपको एथाइन दे रखा है, मतलब ये एल्काइन दे रखा है। तो इन्होंने ये बोला है कि संगत अनुभार वाले, मतलब इस एथीन से इस एथाइन का जो कवथनांक है वो ज़्यादा होगा। मतलब मान लो आपको यहाँ पे, मान लो आपको एल्केन के अंदर एथेन दे दी, एल्किन के अंदर एथीन दे दी, और एल्काइन के अंदर एथाइन दे दी, और आपसे पूछ लिया किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, तो ध्यान रखना एल्काइन के सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में एल्कीन का, और उसके बाद में एल्केन का। बट अगर आपसे पूछ लिया एथीन का क्या होगा और प्रोपाइन का क्या होगा, तो ये अब संगत नहीं रहे हैं, ये चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर काम करने लग जाते हैं उसके बाद में, ओके। बट संगत में पूछे तो आप डेफिनेटली श्योर हो कि सबसे पहले एल्काइन, उसके बाद एल्किन, उसके बाद में एल्केन आने वाला है। अब रासायनिक गुणधर्म देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही, और मैंने आपको मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन स्नेही वो जिनमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, और नाभिक स्नेही में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के अंदर हेलोजन का योग देखते हैं सबसे पहले। तो क्या हुआ है, हमने यहाँ पे 2Cl2 लिया था, है ना, यहाँ पे H और यहाँ सॉरी यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl लग गया, और यहाँ के 2 बॉन्ड टूट गए, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, और अपन को ये प्रोडक्ट मिल गया। अब ये बीच का है, इसके आगे से आगे और रिएक्शन करवाई बेरियम क्लोराइड विलायक में। तो बेरियम क्लोराइड में जब अपन ने रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ, यहाँ से H गया, है ना, और यहाँ से Cl गया, मतलब HCl निकल गया, और बचा क्या, ये बच गया। और इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट्रासोल। मतलब ये किसका फॉर्मूला है, वेस्ट्रासोल का फॉर्मूला है, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है ना, तो वो पूछ रहे थे वेस्ट्रासोल का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि पिछली बार क्या है ना, मैंने अभी लास्ट ईयर के पेपर्स आपको करवाए ना, किसी ने नहीं देखे तो देख लेना। तो उसके अंदर हेरोइन का सूत्र भी पूछा हुआ है ना, कि डायरेक्ट पूछ लिया हेरोइन का फॉर्मूला क्या है। अब आपको पता होगा कि भाई कितना होता है तब तो ठीक है, वरना यही करते रहोगे C6 पता नहीं ये था या नहीं था, है ना, समझ गए आप मेरी बात। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें तो ऑन टिप्स होनी चाहिए। हेलोजन अम्लों का योग। अब जिस तरह से हमने हैलाइड्स का योग किया, वैसे ही हम हेलोजन अम्लों का योग भी कर सकते हैं। HX जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। तो क्या किया है हमने, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा है ना, एक तरफ H आ गया, एक तरफ X आ गया, ठीक है। अब दूसरी बार वापस से HX का एडिशन करना है, तो एक बॉन्ड और टूट गया, यहाँ पे फिर से H आ गया, यहाँ पे फिर से X आ गया, तो ये बन गया, ओके। ये तो आप थोड़ा सा एक बार भी करके देख लोगे ना, तो आपको याद रह जाएगी कि कैसे हो रही है। ऐसे ही हेलेस अम्लों का योग भी कर सकते हैं। तो हेलेस अम्ल क्या होते हैं, HOX हो गए, जैसे HOCl हो गया, HOBr हो गया, है ना, ये होते हैं हेलेस अम्ल। इनका भी एडिशन हो सकता है, और कैसे होता है, Br और OH माइनस के फॉर्म में। तो एक बॉन्ड टूटा, एक तरफ X आ गया, मतलब मान लो Br आ गया, एक तरफ OH आ गया, ऐसे, ठीक है। उसके बाद में वापस से HOX आया, फिर से दूसरा बॉन्ड टूटा, फिर इधर X2 हो गए, इधर 2 OH हो गए, समझ रहे हो। क्योंकि एक बॉन्ड टूटा तो एक ही बार तो HOX जुड़ सकता है ना, ऐसे इसमें एक बॉन्ड टूटा था तो एक ही बार Cl का
एडिशन हो सकता था, पर दोनों बॉन्ड टूटे इसीलिए 2Cl2 का एडिशन हो गया। समझ, एक दो बार आप करके देखोगे ना, आपको रिएक्शन खुद ब खुद याद होने लग जाएगी, आप खुद सोचने लग जाओगे अच्छा इसमें ऐसा भी हो सकता है, अच्छा इसमें ऐसा भी हो सकता है। और जब तक आप केमिस्ट्री को ऐसा है ना कि अरे यार बहुत अच्छी है, बहुत इजी है, 2 बार पढ़ लूँगा मेरा तो काम हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही आप थोट देखो, एक थॉट प्रोसेस होती है। आपने अगर पहले से सोच रखा है फिजिक्स बहुत टफ है, बहुत टफ है, आप कुछ भी कर लो आपको याद नहीं होनी। हाँ, आपने बहुत अच्छे से भी पढ़ी है ना तो भी कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, और जब सवाल देखोगे ना तो वो तो बिल्कुल नहीं आने वाले। यही सीन केमिस्ट्री में भी है। तो आप सोच के चलो कि ईजी है, फिजिक्स के लिए भी सोच के चलो ये भी ईजी है, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है। चाहे नहीं हो, आपको पता है, बट आपको अपने आप को बार बार ये रियलाइज करवाना है कि ईजी है, ईजी है, ईजी है। आपको क्या है ना, फिर वो चीज़ें आपको ऐसा लगेगी यार हाँ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये, आपने अगर किसी के बारे में सुना है कि ये चीज़ ऐसी है, वहाँ पे घूमने गए कोई और बता रहा है कि भाई मैं वहाँ घूमने गया था, वहाँ पे मंदिर ऐसा है, वहाँ पे गार्डन ऐसे है, वहाँ पे ये, तो आप सोचोगे वाह यार कितनी अच्छी जगह है। अब आपका एक इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, राइट। आप सोचोगे कि यार मुझे भी मौका मिलेगा, तो आप लोगों के माइंड में एक मतलब आपको ऐसा लगेगा यार मुझे भी अगर मौका मिलेगा तो मैं इस जगह तो पक्का घूमने जाऊंगा। आपने देखी नहीं है, आपने सिर्फ सुना है उसके बारे में, आपने सिर्फ ये फील किया है कि वहाँ पे यार वाह यार इतनी अच्छी सीनरी है, इतने अच्छे फोटोग्राफ्स आए, जबकि आपको भी पता है फोटोग्राफ्स और रियलिटी में कितना फ़र्क होता है। बट ये वो चीज़ बता रही हूँ मैं, तो रियलिटी चाहे कुछ भी हो, बट अगर आप सोचोगे ना ये इजी है, ये मैं पढ़ सकता हूँ, ये मेरे को करनी ही है, आप मन बना लोगे ना तो आपको वो चीज़ें इजी लगने लगेगी। अब देखो, पढ़ते पढ़ते मैंने आपको मोटिवेशन भी दे दिया, राइट। तो मेरे को कोई चीज़ें अगर याद आती है तो मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर H2O निकल जाता है यहाँ से, ठीक है, H2O निकल गया। उसके बाद में क्या बना, X2CH और CHO बन गया। ओके, यहाँ से यहाँ पे 2 OH थे ना, एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते। अगर आपको कभी भी रिएक्शन में ऐसे कुछ प्रोडक्ट दिखे ना तो समझ जाना वहाँ से वाटर तो निकलना ही है बाहर। ये ऑर्गेनिक में आप कभी भी पढ़ोगे तो काम आएगा। ओके, तो यहाँ से H2O बाहर निकल गया, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब आगे चलते हैं, जल अपघटन। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O, तो जल अपघटन करवाया किसके प्रेजेंस में, HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो वाटर का अटैक करवाया, क्या मिला, CH2 डबल बॉन्ड CH मिला, क्योंकि एक तरफ OH लग गया है, दूसरी तरफ H लग गया है। और चलाव्यवस्था क्या होती है, टॉटोमेरिज्म, ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखो टोटोमेरीज में क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना, हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, जैसे इनॉल होता है, कीटो फॉर्म होती है, ऑल फॉर्म होती है ना। तो OH का डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। अगर नहीं पढ़ा है तो है ना मेरा लेक्चर देखना, जिसके अंदर मैंने GOC बताई है, उसके अंदर मैंने टोटोमेरिज्म को बहुत अच्छे समझाया है, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ डिटेल में नहीं बताई जा सकती, बाकी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि ये OH है, ये वाला H आपको भी पता है कि एक्टिव हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ है, ठीक है। तो OH के O क्या करता है, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस CH2 पर चले जाते हैं, ठीक है। और ये जो H लावारिस था ना, इसको ये CH3 ले लेता है, और क्या होता है, CH3 CHO बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला गया, इसी को टोटोमेरिज्म बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अभी योगात्मक अभिक्रिया के बारे में हम देखने वाले हैं, नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। इसके अंदर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसकी रिएक्शन करवाई CH3 COH से, तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH OCO CH3 बन गया। इसको नाम क्या है, वाइनिल एसीटेट। तो वाइनिल एसीटेट होता है, वाइनिल एसीटेट, इसमें CH3 COH का एडिशन हो गया है ना। तो यहाँ पे तो मतलब अब देखो इसके अंदर अगर मैकेनिज्म में जाओगे ना तो उलझ के रह जाओगे, ऐसे ध्यान रख लो। OCO CH3 जो है, OCO CH3 इस वाले कार्बन पे ऐड हुआ है, और ये हाइड्रोजन जो है वो इस वाले कार्बन पे ऐड हुआ है, ठीक है। जहाँ पे शॉर्टकट हुआ ना वहाँ पे मैं आपको खुद बता देती, क्योंकि अभी इतना उलझोगे, इतना टाइम है नहीं, गिनती के 3 महीने बचे हैं। इसके बाद में देखते हैं एल्काइन की अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाली अभिक्रिया। तो देखो एल्काइन एसिडिक है, मैंने बोला आपने मान लिया, ऐसा नहीं होता है।
उसकी भी कुछ कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, उसी से डिसाइड होता है कि होता भी है नहीं होता। तो देखो टर्मिनल त्रिबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय होती है। क्यों अम्लीय होती है, मैंने आपको ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले क्लियर की थी, क्योंकि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है, sp कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। अतः एसिटिलीन में 2 अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तथा शेष सभी अंतस्थ एल्काइनों में एक अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होता है। एसिटिलीन की अम्लीय प्रकृति जल से कम परंतु एथेन या एथिलीन से अधिक होती है। अब देखो कभी भी एथिलीन और एसिटिलीन पढ़ के कंफ्यूज मत होना। एथिलीन मतलब वही CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और एसिटिलीन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। मेरे को आपको ये बताना था, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एसिटिलीन में 2 अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, क्योंकि एसिटिलीन क्या होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है। बट अगर ये टर्मिनल बॉन्ड नहीं है, मतलब टर्मिनल पे नहीं है, अगर किसी कंपाउंड में बीच में, जैसे यहाँ पे देख लो, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ओनली यही एसिडिक होता है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। तो Na जब रिएक्ट करता है तो Na ने इसके साथ में रिएक्शन करी है ना, हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, तो RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+ बन गया, मोनोसोडियम एसिटिलाइड। क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक था, इसी वजह से रिएक्शन हो गई। ये रिएक्शन अब देखो, ये रिएक्शन हुई है, हमें पता चल गया रिएक्शन हुई है, तो हम इस नतीजे पे पहुंच चुके, ये रिजल्ट निकाल लिया कि इसके अंदर हाइड्रोजन एसिडिक है, तभी ये रिएक्शन हुई है। इस वजह से बोल सकते हैं कि इस एल्काइन के अंदर मतलब इस एल्काइन के अंदर एक हाइड्रोजन एक्टिव है। प्लस हाफ H2 बाहर हो गया, उसके बाद में दूसरा सोडियम आया है ना, और उसने इस R को रिप्लेस कर दिया, और फिर क्या बन गया NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA। तो क्या हो गया, ये डाइसोडियम एसिटिलाइड। तो मोनो तथा डाइसोडियम एसिटिलाइड जो है वो कार्ब धात्विक होते हैं। अगर आपको बाय चांस कहीं से भी पूछ ले, कोई भी ऑप्शन दे दे और आपसे पूछा जाए कि निम्न में से यौगिकों की कैसी मतलब प्रकृति है या किस तरह का नेचर है, तो ध्यान रखना, अगर मोनो तथा डाइसोडियम एसिटिलाइड दे दिया ना, तो ध्यान रखना कि ये कार्ब धात्विक होते हैं। कार्ब धात्विक क्या होते हैं ये बता देती हूँ मैं। और कार्ब धात्विक मतलब ऑर्गेनोमेटेरियल कंपाउंड्स होते हैं। इसके अंदर Na और C का बॉन्ड है। कार्बन का किसी धातु के साथ में जब बॉन्ड बनता है ना, तो वो वाले यौगिक कार्ब धात्विक यौगिकों में आते हैं। आप जब आगे चल के BSc या अगर किसी ने MSc BSc कर रखे तो उसे तो पता ही होगा ऑर्गेनोमेटेरियल कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। तो ये NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA वही है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे टॉलेंस अभिकर्मक है, टॉलेंस रिएजेंट की मतलब आपने पढ़ा होगा, टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, ये सब लेब में यूज़ होते हैं। लेब में अगर थोड़े बहुत प्रैक्टिकल किए होंगे तो पता ही होगा, है ना। और अगर नहीं भी किए तो क्या हुआ, लेब असिस्टेंट बन जाओगे, उसके बाद में प्रैक्टिकल तो करवाओगे बच्चों को। तो ये कुछ चीज़ें तो पता होनी चाहिए। तो टॉलेन अभिकर्मक जो होता है, बहुत सारे एग्जाम में तो यही पूछ लेते हैं टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, एल्काइन पे टॉलेन अभिकर्मक की रिएक्शन होती है, तो क्या मिलता है, श्वेत अवक्षेप मिलता है, ठीक है। और इसमें जैसे CNA ट्रिपल बॉन्ड CNA बनाता है ना, वैसे इसमें AgC ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है। अब देखो एसिटिलीन की अभिक्रिया अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड, इनको मिला करके अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड बोला है, क्योंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्यूप्रस क्लोराइड है, ठीक है। इनसे रिएक्शन करवाने पर क्यूप्रस एसिटिलाइड का लाल अवक्षेप मिलता है। इसके अंदर भी देख लो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है। तो ये सब ना धात्विक यौगिकों में आते हैं। अब देखो सोडामाइड से अभिक्रिया, सोडामाइड क्या होता है, द्रव NH3 और NaNH2, NaNH2 जो होता है उसको सोडामाइड बोला जाता है। सोडामाइड से जब अभिक्रिया करते हैं, द्रव NH3 एज आई थिंक सॉल्वेंट लिया है यहाँ पे, तो एसिटिलीन की अभिक्रिया जब सोडामाइड से होती है तो मोनोसोडियम एसिटिलाइड बनता है और NH3 बाहर निकल जाता है, NH3 एज इट इज़ रहता है। अब जैसे प्रोपाइन है, एसिटिलीन से तो मोनोसोडियम एसिटिलाइड बन गया, बट प्रोपाइन से क्या बना, तो सोडियम प्रोपाइनाइड बन गया। कहने का मतलब ये, यहाँ वाला हाइड्रोजन निकला है दोनों के अंदर, और क्या लग गया, Na+ लग गया। ऑक्सीकरण क्या होता है, तो अम्लीय केमनोफोर द्वारा ऑक्सीकरण। कल हमने एल्कीन के अंदर पढ़ा था बेयर्स रिएजेंट, याद है, बेयर्स अभिकर्मक। तो बेयर अभिकर्मक क्या करते हैं, एक ऑक्सीकारक के रूप में यूज़ में आ रहा था, और एल्कीन का क्या कर रहा था, वो ऑक्सीडेशन कर रहा था, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एल्काइन का ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं, और
उसके अंदर बेर अभिकर्मक क्या होता है, मैंने कल भी बोला था, याद रखना 1% KMnO4, ठीक है। पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि बेर अभिकर्मक निम्न में से कौन सा है, तो ये चीज़ कुछ पता होनी चाहिए। तो ये ऑक्सीकरण की बात करते हैं, तो अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण, ठीक है। एल्काइन का हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं अम्लीय KMnO4 के द्वारा, तो क्या होता है, RCOH मिलता है, एसिड मिलता है RDCOH। इतना ध्यान रखना कि जब आपको ऑक्सीकरण करना हो और KMnO4 दिया हो ना, तो इसके साथ में OH जोड़ देना और इसके साथ में OH जोड़ देना, पर ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेटर ये रहेगा कि यहाँ से आप सोच रहे हैं ये वाले तो हट गए है ना, इस वाले R के साथ में COH जोड़ देना और इस वाले R के साथ में भी COH जोड़ देना। और ऐसे याद रखना, एल्काइन के ऑक्सीकरण से एसिड मिलता है ना। और यहाँ पे R और R डैश सेम होते तो 2R COH बन जाते, बट यहाँ पे R और R डैश अलग अलग एल्काइल ग्रुप दे रखे हैं, इसी वजह से यहाँ पे 2 तरह के एसिड मिले हैं। आपको R तो समझ में आते ही है ना, R बराबर यहाँ पे CH3 हो सकता है, मैथिल ग्रुप हो सकता है, C2H5 हो सकता है, एथिल ग्रुप हो सकता है, प्रोपिल ग्रुप हो सकता है, ये एल्किल ग्रुप होते हैं। आपने ऑर्गेनिक में देखा होगा मोस्टली RR लिख के ही सेलेक्ट मतलब सल्टा देते हैं, एग्जाम्पल तो देते भी नहीं है ढंग से। तो ओजोनीकरण के अंदर ओजोनीकरण हमने एल्किन में भी देखा था, इसके अंदर आप ये बॉन्ड तोड़ देना, मतलब सारे मत तोड़ देना, एक रख लेना, 2 बॉन्ड तोड़ देना और इधर डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड हो। आपने देखा होगा एल्किन के अंदर क्या था, 2 ही बॉन्ड थे, तो उसमें दोनों बॉन्ड टूट जाया करते थे और इधर डबल बॉन्ड हो आता था, इधर डबल बॉन्ड हो आता था। बट एल्काइन में क्या है, 3 बॉन्ड है, इस वजह से एक एज इट इज रह गया और 2 डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और लग गए, ठीक है। ओजोनीकरण करवाया है O3। ओजोनीकरण से सवाल पूछे जाते हैं, आपको रिएक्शन दे के पूछा जा सकता है प्रोडक्ट। अब हम ये लास्ट स्लाइड है, अपना एसिटिलीन के उपयोग देख लेते हैं, उसके बाद में एल्किन वाले में मैं एल्किन के उपयोग बताना भूल गई थी, तो एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो एसिटिलीन के उपयोग के अंदर वेल्डिंग तथा धातु कटाई में ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग करते हैं, ठीक है। एसिटिलीन के उपयोग वैसे तो नहीं है आपके सिलेबस में, बट अब एसिटिलीन पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो पढ़ लो। वेल्डिंग तथा धातु कटाई में ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग करते हैं। एसिटिलीन का उपयोग प्रदीपन में भी करते हैं और एसिटिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में प्रयुक्त होती है, ये जरूर ध्यान रखना। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ होता है, तो एसिटिलीन का यूज़ होता है। याद है आपको, बहुत ऐसे फ्रूट शॉप्स होती हैं जो फ्रूट्स एक साथ लेके आते हैं और फिर कलेक्ट करके रखते हैं बहुत टाइम तक, है कोल्ड, ठंडी ठंडी जगह, तो और या फिर तो वो तो हो गया कोल्ड, वहाँ पे अलग काम होता है कि उनको स्टोर करके रखना है कि वो सड़े ना, बट पके जल्दी, मतलब ऐसा हो कि फल फटाफट पक जाए भाई, फटाफट बेच जाओ, फटाफट पैसा आ जाए, फटाफट अमीर बन जाए, है ना। होते ना किसी किसी के ख्याली पुलाव, तो ख्याली सपने, तो इसी वो थोड़ा से फंसाने के लिए था, बट याद रखना फलों को पकाने में एसिटिलीन कृत्रिम गैस का यूज़ होता है। एसिटेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल, एथिल एल्कोहल, वेस्ट्रोसॉल, पीवीसी, ये सब आपने उसमें पढ़ा होगा पॉलीमर में, PVA, क्लोरोपीन, ब्यूटाडाइन, लेविसाइट आदि, ठीक है, के निर्माण में एसिटिलीन का यूज होता है। तो आपने देखा होगा, अगर बहुलीकरण टॉपिक पढ़ा है आपने 12th के अंदर, आई थिंक 12th में है या पता नहीं 11th में है, तो जो बहुलीकरण वाला टॉपिक है पॉलीमेराइजेशन, उसके अंदर देखा होगा आपने एकलक के रूप में भी एथाइन का बहुत जगह यूज़ होता है, और सामान्य निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक तो आपको पता है ना, किसी को दे दो बेहोश हो जाओगे, तो वो तो हमने एसिटिलीन के उपयोग पढ़ लिए। ये वाले यूज़ ना ये वाले उपयोग ना एल्कीन के हैं, ये इंपॉर्टेंट थे इसीलिए इसके साथ ऐड कर दिए, क्योंकि ये मुझे मतलब ये मुझे उस टाइम पे मिले नहीं थे, तो मैंने सोचा अब आपको कोई ना, आपको देर से सही आपको बता दिया ना इंपॉर्टेंट चीज़। तो एल्कीन के उपयोग के अंदर प्लास्टिक निर्माण में एल्कीन यूज़ होती है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में यूज़ होती है, फलों को पकाने में खाद्य संरक्षण में भी यूज़ होती है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। एल्कीन और एसिटिलीन दोनों का यूज ही फलों को पकाने व खाद्य संरक्षण में होता है, पर एसिटिलीन नाम स्पेसिफाई करके आ जाए तो आप प्रायोरिटी उसे दोगे, ठीक है। सामान्य निश्चेतक के रूप में यूज़ में होता है। इसके अलावा मस्टर्ड गैस, ये चीज़ ध्यान रखना कि मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला क्या है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है मस्टर्ड गैस का IUPAC नाम क्या है। ये उपयोग ओनली इसी वजह से बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे मस्टर्ड गैस का नाम पढ़ लिया था, और मस्टर्ड गैस वाकई में इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, CH2 से रिएक्शन करती है, CH2 के 2 मोल, है ना। तो क्या बनता है, CH2Cl, CH2S, CH2Cl। आप एक काम करना, इसी तरह से याद रखना, आपको ईजी वे में याद हो जाएगा कि एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ, और एक
और सल्फ़र ने क्या किया, इसके और इसके बीच में आके बैठ गया और एक सल्फ़र बाहर निकल गया। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, 2,2-डेस या बीटा-बीटा-डेस डाइक्लोराइड एथिल सल्फाइड। ये मैं कह रही हूँ, ध्यान रखना। हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला क्या है या मस्टर्ड गैस का IUPAC नाम क्या है। ये बहुत अच्छा सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका ये एल्काइन वाला टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जो लोग भी केमिस्ट्री से डरते हैं, जिनको केमिस्ट्री पढ़ना टफ लगता है या अच्छी नहीं लगती, आप उनको भी भेज सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है बहुतों को केमिस्ट्री फोबिया होता है ना। केमिस्ट्री से डर मतलब केमिस्ट्री फोबिया, फिजिक्स से डर मतलब फिजिक्स फोबिया। ये थोड़ी पर्सनल बीमारियां हैं ना। ये आपको किसी भी मतलब बुक वगैरह में नहीं देखने को मिलेगी इन बीमारियों के बारे में, बट होती है बच्चों को। चलो ठीक है, बाय बाय, पढ़ते रहो, मस्त रहो।